जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको पता है कि हिंदी की वो क्लास जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास है, जो कि सुबह 8 बजे डेली अपलोड होती है वैकेंसी पॉइंट चैनल पर। आप लोग अगर यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी प्रकार की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपको ये क्लास ज़रूर देखनी चाहिए। ये आज आपका 13वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो कि आपकी विस्तृत व्याख्या के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देंगी और आप इस क्लास को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलती से भी भूल नहीं पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। और आज जो मैं 30+ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसमें आपको वो मिलने वाला है जो कि आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। दोस्तों, आपको पता है कि घोष और अघोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं। किस आधार पर? घोष और अघोष। ये आधार होते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर देखिए, घोष वर्ण जो होते हैं, घोष वर्ण की बात करें तो, और अघोष, अघोष पहले आता है। अघोष वर्ण होते हैं किसी भी जो 5 दी होती है व्यंजन की, मतलब सीरीज दी होती है, क, ख, ग, घ और अंगा, इनमें से जो शुरू के 2 होते हैं ये आपके कहलाते हैं अघोष व्यंजन। ठीक है। उसके बाद जो अंत के 3 होते हैं ये आपके घोष कहलाते हैं। तो अघोष और घोष में आप समझ चुके होंगे। तो आप देखिए इसमें से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वो होता है जो शुरू के 2 छोड़ने के बाद होता है। जैसे क और ख ये शुरू के 2 में आ रहा है, च पहले शुरू में आ रहा है, ट और ठ ये शुरू के 2 में आ रहा है। तो शुरू के 2 को छोड़कर बाकी अंत के 3 वाले प, फ, ब, भ, म ये अंत में आ रहा है। तो शुरू के जो 2 वर्ण होते हैं, शुरू के 2 वर्ण ये आपके अघोष होते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद के 3 वर्ण, 3, 4, 5, टोटल एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं, ये आपके घोष कहलाते हैं। ठीक, घोष कह लो या सघोष कह लो। तो शुरू वाले अघोष और बाद वाले सघोष। ठीक है। चलिए, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है बताइए। तो जो 33 का सही ऑप्शन, सॉरी 39 का, तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका भा। ये आपका अमानक वर्ण है। ठीक है। निम्न में से कौन से अयोगवाह होते हैं? अयोगवाह कौन से स्वर होते हैं? ठीक है। तो अयोगवाह की बात अगर हम करते हैं तो अयोगवाह में हम कौन से स्वर या व्यंजन को रखेंगे? ठीक। अयोगवाह के लिए आपने सुना होगा कि जो विसर्ग होते हैं ये आपके अयोगवाह कहलाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे, तालव्य व्यंजन की बात करते हैं। तालव्य व्यंजन की श्रेणी कौन सी है? आपको पता है कि टोटल देखिए, कंठ व्यंजन, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त और द्विगुण, इतने टाइप के व्यंजन होते हैं, जिसमें से तालव्य का जो सही क्रम होगा वो जाएगा आपका चा, छा, जा, झा। ठीक है। और ये जो टाठा डाढ़ा वाला है ये किसका है? ये आपका टाठा डाढ़ा जो आता है ये मूर्धन्य में आता है। ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन श्रेणी में। ता था दा था ना जो आता है ये आपका आता है दंत में। ठीक है। और उसके बाद पा, फा, बा, भा जो आता है ये आपका आता है ओष्ठ में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल हिंदी के सारे टॉपिक क्लियर करते हुए चलूँगा। आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगली क्लास में मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट डेली सुबह 8 बजे अपलोड होती है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को, जो कि आज 13वां है, सुबह 8 बजे अपलोड होती है। मैं 20 प्रैक्टिस सेट लाने के बाद से आपकी मैं टॉपिक वाइज क्लासेस चलाऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इन क्लासेस को डेली देखना, ज़रूर देखना। सुबह 7 बजे आपकी जीके जीएस वाली क्लास अपलोड होती है, वो भी बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। 42 देखेंगे। 42 में क्या कह रहा है कि या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? जो या, रा, ला, वा है, तो ये आपको अंतस्थ का ज्ञान कराते हैं, मतलब कि आपको बाहर कोई भी सांस लेने की ज़रूरत नहीं। या, रा, ला, वा मतलब ये अंदर खींचने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके जो है, मतलब कि ये बोलने के आधार पर, यानी श्वास के आधार पर इसको वर्गीकरण इसका किया गया है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं या फिर अनुनासिक जो स्वर होते हैं, इन ध्वनियों का जो संबंध होता है वो किससे होता है? तो ये एक प्रकार के आपके व्यंजन होते हैं जो अनुनासिक होते हैं। और अनुनासिक जो होते हैं, देखिए देवनागरी वर्णमाला के वर्गीय व्यंजनों के 5वां अक्षर अनुनासिक कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला होता है आपका अंगा। ठीक। दूसरा होता है इया। तीसरा होता है अणा। चौथा होता है आपका ना। और 5वां होता है माँ। ये टोटल सारे क्या हैं? आपके अनुनासिक ध्वनियाँ हैं या फिर अनुनासिक व्यंजन हैं।
और उसके बाद आपको बता दें कि ये जो नासिका से अधिक निकलती है मुंह से कम, जबकि अनुनासिक के जो उच्चारण में सांस नासिका से बहुत कम मुख से अधिक निकलती है। ठीक है, तो ये जो होते हैं इसका संबंध किससे होता है, नाक से होता है या फिर मुंह, या फिर नाक और मुंह दोनों से। आपको बता दें दोस्तों, जो अनुनासिक होते हैं ये आपके नाक और मुंह दोनों से इनका संबंध होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक और मुंह दोनों। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये क्या दिया हुआ है। तो ये आपको एक मैंने देखिए आपको मैं बता दूं कि इसमें जो ये लिखा पढ़ा गया है ये है क्या, इसमें आपको मैं बताता हूँ। देखिए, ये भाषा संस्कृत की है, ये भाषा आपकी प्राकृत की है, और ये भाषा आपकी हिंदी की है। बाकी हैं वही चीज़, कर्म प्राकृत में कम कहा गया और हिंदी में इसको काम कहा गया। ठीक है, सर्प कहा गया, प्राकृत में सप कहा गया और हिंदी में सांप कहा गया। अद्य को अज, आज, कृष्ण कन्ह कान्ह। तो ये चीज़ें आप देख कर ये अनुमान लगाएंगे कि संस्कृत से किस तरह से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में शब्दों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो गई उन्हें क्या कहा गया, जो संस्कृत में थी तो संस्कृत में जो शब्द यूज़ किए जाते थे उसे तत्सम कहा गया, और जो संस्कृत से सीधा हिंदी में यूज़ होने लगे उसे तद्भव कहा गया। ठीक है, तो संस्कृत और हिंदी का इस तरह संबंध है कि संस्कृत भाषा शब्द को तत्सम कहते हैं और हिंदी भाषा शब्द को तद्भव कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्या लिखा है, हिंदी में अधिकांश शब्द तद्भव वर्ग के हैं। ठीक है, हिंदी में अनुमानतः हिंदी में तद्भव शब्दों का प्रतिशत 70% के आसपास है। अगर हिंदी भाषा देखा जाए तो हिंदी भाषा में लगभग 70% जो है वो हिंदी भाषा के शब्द उपयोग होते हैं, और 30% जो है वो उसमें आपके देखिए शब्द को अगर हम बांटते हैं तो इसके 5 भेद हैं, 5 प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से जो कि यूज़ होते हैं। पहला है आपका तत्सम, ठीक है, पहला शब्द। दूसरा है आपका तद्भव, ठीक। तीसरा है आपका देशज, ये उत्पत्ति के आधार पर मैं बता रहा हूँ। चौथा है विदेशज, और पांचवा है आपका संकर। ये जो है ये आपकी उत्पत्ति के आधार पर है। ठीक है, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। अगर बात करूं मैं रचना और बनावट के आधार पर, तो रचना और बनावट के आधार पर जो है वो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रूढ़, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है आपका योग रूढ़, मतलब जिसमें यौगिक भी हो और रूढ़ भी हो। ठीक है, तो ये आपके कैसे हो गए, ये आपके हो गए रचना के आधार पर, रचना या फिर बनावट। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम जो कि आपको इसमें बताने हैं, तद्भव या फिर तत्सम। ठीक है, तो 115वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसमें एक शब्द जो है वो तद्भव है। ठीक है, चूर्ण, अजीर्ण, चूरामन या फिर गौरव, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है वो तद्भव है। ठीक है, तो 115 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही होगा। चूरामन जो होगा ये आपका तद्भव है। कलौंज, विकार, अरुण, उष्ट्र, 116 का सही ऑप्शन बताइए। अब 116 का सही ऑप्शन हो जाएगा कलौंज। ठीक है, उसके बाद कोकिल, कोख, घृत और मिष्ट, इनमें से कौन सा होगा तद्भव। 117 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका कोख। जिसमें ख शब्द आता है उससे ये पहचान हो जाती है कि हाँ ये तद्भव शब्द है। अच्छा, कुछ अगर आप चाहें तो मैं आपको पहचान बता दूं कि कब आप पता लगा सकते हैं कि ये तद्भव है या फिर तत्सम है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जो तद्भव का मतलब है वो हर जितने भी वर्ण दिए हुए हैं, छोटा आ से लेकर ज्ञ तक, इन सभी संबंधित मैं आपको बता दूंगा कि कब कैसे वर्ण आए, तो आपको पहचान कर लेना है ये तद्भव में लिखा है या फिर तत्सम में लिखा है। तो इसकी मैं जानकारी जब मैं प्रैक्टिस सेट कराने के बाद जब वैसे जानकारी दूंगा तो मैं दूंगा, क्योंकि इसकी बहुत विस्तृत जानकारी है, बहुत व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आप लोग को लगातार डेली चैनल में देखना है कौन कौन सी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 118 का सही क्या होगा। वधिर, अम्बा, परछाई या फिर हिंगू, इसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा कि एक तद्भव होगा। तो 118 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूरा जो सही शब्द है इसमें वो सी वाला है, परछाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बहु, रक्षा, यत्न, मिष्ट में कौन सी आपका तद्भव है। तो 119 का आप देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि बहु के अलावा और सभी क्या है तत्सम है।
आगे बढ़ेंगे, बिंदु पानीय, पानी और पुत्र में 120 का भी बिल्कुल साफ लग रहा है कि 120 का जो पानी शब्द है ये आपका तद्भव में इस्तेमाल हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अब आपका तद्भव के अलावा इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो 40 का क्वेश्चन है, 40 नंबर में आपको बताना है कि इसकी पर्यायवाची क्या है, सरोज की पर्यायवाची क्या होगी। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा पहले का 40 का डी हो जाएगा, ठीक है, अरविंद। सरोज का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भ्रमर। भ्रमर का आपको बताना है कि इसकी पर्यायवाची क्या होगी, पंचशर, सहचर, निशाकर या फिर मधुकर। 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मधुकर। भ्रमर का मधुकर होगा, ठीक है। दिनकर का आपको बताना है, दिनकर बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया। 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा भानु। भानु, भास्कर, दिनकर ये सभी किसके हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, समुद्र देखेंगे। समुद्र का जो पर्यायवाची होगा ये क्या होगा, 43 का बताना है। 43 में जो सही ऑप्शन होगा समुद्र का जलाधि होगा, ठीक है, जलधि, ठीक, जलाशय नहीं होगा। बहुत सारे लोग जलाशय पे क्लिक कर देंगे, और जो जलद होता है ये कमल होता है, सॉरी जलद का कमल होता है जलज, जलद का कुछ और होता होगा। फिलहाल में ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको बताना है कि इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि जो सामान्य विलोम और निर्मित विलोम, दो टाइप के विलोम होते हैं, ठीक। जो सामान्य विलोम होते हैं वो शब्द जो सामान्य अर्थों से विरोधी भाव व्यक्त करते हैं, जैसे कि रात का दिन, आदमी का औरत, ठंडा का गर्म, ये आपके सामान्य विलोम होगा। एक होता है निर्मित विलोम, ठीक। निर्मित का मतलब कि जैसे मनुष्य ने खुद को शब्द का वो किया, मतलब कि उन शब्दों को खुद बनाया, उसके बाद उस पर उन्होंने उसके विलोम शब्द भी बता दिए। जैसे कैसे, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, मूल शब्द में उपसर्ग प्रत्यय आदि जोड़कर, जैसे क्या होता है, सुपुत्र का कुपुत्र, यश का अपयश, सुगम का दुर्गम, उदात्त का अनुदात, ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, निर्मित विलोम कहलाते हैं। और जो सामान्य विलोम है वो ऐसा टाइप। आइए 32 का देखेंगे, 32 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 32वें का जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, त्यक्त, गृहीत का त्यक्त। गोचर का 33 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोचर का अगोचर, ठीक। वैमनस्य 34 देखेंगे, 34 में जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा वैमनस्य का सौमनस्य। दोस्तों जितने भी प्रैक्टिस सेट में मैं आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों। कोई यूपी एसआई का क्वेश्चन है, तो कोई बिहार एसआई का क्वेश्चन है, तो कोई आपके यूजीसी नेट जेआरएफ का है। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को बेहतरीन ढंग से देखना है और समझना है, और यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। व्यष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्यष्टि का समष्टि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सनातनी, सनातनी का विलोम शब्द क्या होगा, वो हो जाएगा सनातनी का प्रगतिवाद या फिर प्रगतिवादी। अब उसके बाद इसमें देखिए एक डेफिनेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं और उनकी जो अनेकार्थक शब्द जो होते हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं या फिर इनका संबंध क्या होता है। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। अनेकार्थक शब्द भले ही एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करें, किंतु एक प्रसंग में उनका प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। किसी शब्द का प्रयोग उसके द्वारा व्यक्त अनेक अर्थों में से किसी अर्थ के लिए किया गया है, इसका पता प्रसंग एवं साहचर्य से ही पता चलता है। जब तक हम पूरा उसका सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी का अनेकार्थक शब्द उसका समझ नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विवाह मंडप में वर पहुँचा दो, ठीक है, विवाह मंडप में वर पहुँचा दो, यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की बात हो रही है। कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे, यहाँ पर वर का वरदान हो रहा है, यहाँ पर दूल्हा दुल्हन की बात हो रही, ठीक है। तो ये दोनों ही जगह वर के मतलब बदल गए हैं। तो जब तक हम पूरे वाक्य को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम डबल मीनिंग वाले वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ इसके अनेकार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है नौका, तो नौके का जो दूसरा अर्थ होगा ये क्या होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ये क्वेश्चंस अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 13 का ए तरण, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब ये क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है स्त्री, इसमें से किसका अर्थ होगा स्त्री। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अंगना, ठीक है। आंगन नहीं, अंगना, अंगना स्त्री को भी कहते हैं। अंबर का अर्थ बताएं, प्रकाश है, वस्त्र है, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आकाश को भी अंबर कहते हैं, वस्त्र को भी अंबर कहते हैं, ठीक है।
देखिए अच्छा, अंबर का मतलब वस्त्र कैसे, देखिए पीतांबर, पीतांबर का जब हम समास विग्रह करते हैं तो पीला है वस्त्र जिसका, यही तो होता है। पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब वस्त्र, पीला है वस्त्र जिसका। कनक शब्द का देखिए, कनक, कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, अगर आपने इस श्लोक को पढ़ा है तो उसमें जो कनक, कनक दो बार लिखा हुआ है, कनक कनक, कनक कनक ते सौगुनी, एक जगह ये सोना है, एक जगह ये धतूरा को कहा गया है। तो कनक का मतलब दो होता है, एक सोना भी होता है, एक धतूरा भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस पर हम सी ऑप्शन टिक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो शक्ति का उपासक हो, जो शक्ति का उपासक हो, ठीक है। 68 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब इसमें आपको बताना है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। 68, 68 में कह रहा है जो शक्ति का उपासक हो उसे क्या कहा जाएगा, ठीक। तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शाक्त, ठीक है। ऐसी ज़मीन जो उत्पादक हो, जहाँ से चीज़ें उत्पाद मतलब उगाई जा सकें, ठीक है, बंजर तो नहीं होगा, ठीक है। 69 का सही ऑप्शन क्या होगा, तो वो हो जाएगी उर्वरा, ठीक है, जिससे कोई चीज़ उगाई जा सकती है। बनावटी रूप में, जो कोई बनावटी रूप में अगर कोई, जैसे कि पता चल जाता है ना कि ये मतलब बनाई गई है, तो किसी के द्वारा अगर बनाई गई है तो वो कृत्रिम रूप में, मतलब उसको कृत्रिम कहा जाएगा, ठीक है। जिसकी आशा न की गई हो, मतलब कोई ऐसा काम कोई कर दे कि वो ये कह दे कि अरे यार इसकी तो आशा ही नहीं थी। तो 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि उसकी किसी प्रकार से आशा नहीं की गई थी। अब उसके बाद ये क्वेश्चन जो लाया हूँ मैं आपका, लिंग आधारित 2 क्वेश्चन होंगे आपके। लिंग आधारित का मतलब कि ये क्वेश्चन आप ये समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों को परेशान कर देते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए अभ्यर्थी के माथे से पसीना तक टपक जाता है। तो आखिर ऐसे इन क्वेश्चंस में ऐसा क्या है कि जो अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, खासकर हिंदी भाषा में। एक होता है पुल्लिंग, ठीक, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या फ़र्क है। पुल्लिंग का मतलब ये होता है कि जो, देखिए पुल्लिंग जो होते हैं ये मानव संबंधित, और एक होता है स्त्री संबंधित। नर और मादा का फ़र्क बताता है ये लिंग। जो नर में आते हैं वो आपके पुल्लिंग कहलाते हैं, जो स्त्रीलिंग में आते हैं वो आपके मादा कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा में पूछ लिए जाते हैं कि ये पुल्लिंग में काउंट होंगे या फिर स्त्रीलिंग में। जैसे आप इसमें से देखिए, धोती कुर्ता, आटा दाल, नर नारी, सामग्री सम्राट, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग है। एक ऐसा जोड़ा है जो कि दोनों ही पुल्लिंग है, ठीक है। तो वैसे इसका ऑप्शन तो ए हो जाएगा, धोती कुर्ता। लेकिन आपको मैं कुछ बता रहा हूँ, कुछ फ़र्क, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ, चलिए मैंने यहाँ पर कर लिया मेल, यहाँ पर कर लिया फीमेल, और बीच में खींच दिया डंडी, ठीक। चलिए फिर से इसको ऐसे समझेंगे मेल, फीमेल, बीच में डंडी। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा विद्वान, यहाँ पर अगर विद्वान लिखा तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया विदुषी, ठीक। यहाँ पर लिखा मैंने महान, मतलब ये मेल वाले शब्द हैं इधर वाले। यहाँ पर लिखा महान, तो फीमेल में इसको महती कहा जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिखा नेता, तो यहाँ पर नेत्री हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिखा साधु, तो यहाँ पर साध्वी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, ये आपके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में फ़र्क बता रहे थे। आइए अब आगे देखेंगे विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। अभी मैंने बताया था विद्वान का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, विद्वान का विदुषी हो जाएगा, ठीक है। और महान का महती होता है, ठीक। महान अगर मेल है तो महती आपका फीमेल वर्ड है, ठीक है। आपकी महान कृपा होगी का सही रूप क्या है। आपकी महती कृपा होगी, ये आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सम्राट का स्त्रीलिंग देखिए, सम्राट का, सम्राट अगर पुल्लिंग है तो आपका स्त्रीलिंग होगा साम्राज्ञी, ठीक। साधु का साध्वी, नेत्री का नेता, रानी का राजा, साम्राज्ञी का सम्राट ठीक है। नेत्री का पुल्लिंग, नेत्री का भी मैंने बताया था कि नेत्री, नेता का स्त्रीलिंग जो होता है वो नेत्री होता है।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सभी मित्रों के साथ शेयर कर देना जो कि यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी या फिर किसी प्रकार से जिसमें हिंदी का एक सिलेबस हो की तैयारी कर रहे हो। डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे मिलने वाला है। आज आपका 13 नंबर था, कल आपका 14 अपलोड होगा। सुबह 8 बजे आप लोग आना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।